नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 6 के अध्याय 13 बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बालक समाज एवं राष्ट्र की संपत्ति है। उसके विकास से न केवल उसका बल्कि उसके परिवार, समाज एवं राष्ट्र का भविष्य जुड़ा हुआ है। बालक के प्रति हमारे व्यवहार, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य आदि पर उसके व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है। इस कारण बालक की स्थिति के संबंध में हमें अवश्य ही विचार करना चाहिए। समाज के अन्य विभिन्न वर्गों की तरह बालकों के भी अधिकार हैं। यह सही है कि वह आयु में छोटा है, उसे अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। बालक की उपेक्षा करने से समाज को ही नुकसान होता है। भविष्य के सुखद समाज के लिए बच्चों के अधिकार की रक्षा आवश्यक है। इस कारण प्रगतिशील समाज बालकों के विकास एवं उसके अधिकारों की रक्षा के प्रति जागरूक है। बालकों के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार के संबंध में चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं बालकों के अधिकारों के प्रति क्या क्या महत्वपूर्ण अधिकार हैं उनके। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एवं भारत सरकार ने बच्चों के लिए अधिकार एवं नीतियों का निर्धारण किया है। बच्चों को उनके जन्म से ही उनकी पहचान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और समानता के अधिकार किसी धर्म, जाति और लिंग के भेद के बिना स्वतः ही प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से अधिकार हैं जो जन्म के समय से ही उनको प्राप्त होते हैं? सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, भोजन और समानता के अधिकार, वो भी किसी धर्म, जाति और लिंग के भेद के बिना स्वतः ही उनको प्राप्त होते हैं। अब आगे देखते हैं कि बाल अधिकार क्या है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून 2005 के अनुसार बाल अधिकार में बालक बालिकाओं के वे समस्त अधिकार शामिल हैं जो 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए थे तथा जिन पर भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 में सहमति प्रदान की थी। तो कितने अधिकार हैं इसके अंदर, वो आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये कब से है? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून 2005 के अनुसार। और 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए थे और भारत सरकार ने इन्हें कब सहमति प्रदान की? तो 11 दिसंबर 1992 से। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार समझौते के तहत बच्चों को दिए गए अधिकारों के 4 प्रकार के अधिकार में वर्गीकृत किया गया है। तो बच्चों को कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं? 4 प्रकार के अधिकार। देखिए, नंबर 1 है जीने का अधिकार। बच्चों के जीने का अधिकार उसके जन्म के पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। जीने के अधिकार में दुनिया में आने का अधिकार, न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार, भोजन, आवास, वस्त्र, पानी का अधिकार तथा सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। तो ये तो जीने के अधिकार है जो उसके जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाते हैं। नंबर 2 पे है विकास का अधिकार। बच्चों को भावात्मक, मानसिक तथा शारीरिक सभी प्रकार के विकास का अधिकार है। भावात्मक विकास तब संभव है जब अभिभावक, संरक्षक, समाज, विद्यालय और सरकार उस बच्चे की सही देखभाल करे और प्रेम दे। मानसिक विकास उचित शिक्षा और सीखने द्वारा तथा शारीरिक विकास मनोरंजन, खेलकूद तथा पोषण द्वारा संभव होता है। 3 नंबर अधिकार है संरक्षण का अधिकार। बच्चे को घर तथा अन्यंतर उपेक्षा, शोषण, हिंसा तथा उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार है। विकलांग बच्चे विशेष संरक्षण के पात्र हैं। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सबसे पहले सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्राकृतिक आपदा में आप सबसे पहले किसे सुरक्षित करेंगे? बच्चों को, बूढ़ों को, जवान लोगों को या महिलाओं को? तो उसमें क्या आएगा? बच्चों को।
सबसे पहले किसे सुरक्षा दी जानी चाहिए प्राकृतिक आपदा में? तो बच्चों को। 4 नंबर पे है भागीदारी का अधिकार। बच्चों को ऐसे फैसले या विषय में भागीदारी करने का अधिकार है जो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। बच्चों की आयु व परिपक्वता के अनुसार इस भागीदारी के अनेक स्तर हो सकते हैं। तो अपनों ने देखा कि बाल अधिकार में मुख्यतः कितने अधिकार है बालकों के? 4। पहला क्या था? जीने का अधिकार, 2 पर विकास का अधिकार, 3 नंबर पे सुरक्षा का अधिकार और 4 पर सहभागिता का अधिकार। तो ये तो अपनों ने 4 अधिकार देखे बच्चों के। अब बाल अधिकार हनन क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम बाल अधिकार के हनन को उसके विभिन्न रूपों के माध्यम से समझ सकते हैं। बाल अधिकारों का हनन निम्नलिखित रूप में देखा जाता है। नंबर 1, कन्या भ्रूण हत्या। समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता, अपरिपक्व मानसिकता एवं पुत्र मोह की इच्छा में समाज में बड़ी संख्या में बालिकाओं को जन्म से पूर्व गर्भ में ही मार दिया जाता है। सरकार द्वारा इसकी रोकथाम हेतु पीसी-एड PNDT कानून 1994 के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान संचालित किया जा रहा है। तो ये कानून है, इसके बारे में अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कब आया था ये कानून। PC एंड PNDT कानून। तो ये कानून 1994 में आया था और बेटी बचाओ बेटी अभियान ये 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2 नंबर पे है बाल विवाह। समुचित शिक्षा एवं जन चेतना की कमी के कारण बड़ी संख्या में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह संपन्न होते हैं। यह पुरानी सामाजिक कुरीति है। इससे बच्चों के अधिकार का हनन होता है। बाल विवाह से बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा पाने के अधिकार के हनन के साथ साथ ही हिंसा, उत्पीड़न व शोषण से बचाव के मूलभूत अधिकारों का भी हनन होता है। कम उम्र में विवाह करने से बच्चों के शारीरिक और मस्तिष्क दोनों को बहुत गंभीर से घातक खतरे की संभावना रहती है। कम उम्र में विवाह से शिक्षा के मूल अधिकार का भी हनन होता है। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे अनपढ़ और अकुशल रह जाते हैं। इससे उनके सामने अच्छे रोजगार पाने और बड़े होने पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की ज़्यादा संभावना नहीं बचती है। बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब आया था? तो 2006 में। आगे 3 नंबर पे देखते हैं अपने बाल श्रम। आज भी हमारे समाज में बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने की बजाय दुकानों, कारखानों, घरों, ढाबों, चाय की दुकानों, ईंट भट्टों, खेतों आदि स्थानों पर विभिन्न कामों में लगे हुए हैं। उनसे लगातार काम लेकर उनका शोषण किया जाता है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराने की सूचना मिलने पर किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत कार्रवाई की जाती है। तो जब बच्चा 18 साल से कम उम्र का होता है और उससे कोई कार्य करवाया जाता है किसी होटल पे, ढाबे पे, कारखाने में, ईंट भट्टों पे, दुकानों पे, खेतों में आदि में, तो वह किस अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है? तो किशोर न्याय, बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत कार्रवाई की जाती है। नंबर 4 पे देखते हैं बाल यौन हिंसा। भारत सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा की रोकथाम हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 लागू किया गया है। तो बाल यौन हिंसा के लिए 18 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके यौन हिंसा की रोकथाम हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 लागू किया गया है। आगे देखते हैं बाल तस्करी। बाल श्रम, यौन हिंसा एवं अन्य प्रयोजनों के लिए पैसे देकर, बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर, शक्ति का दुरुपयोग करके या अपहरण करके बालक बालिकाओं की तस्करी की जाती है, उसे ही बाल तस्करी कहते हैं। ऐसे अपराधी कार्यों की रोकथाम के लिए दंडात्मक कानून बनाए गए हैं। आगे देखिए बाल दुर्व्यवहार क्या है।
बच्चों के साथ किसी भी तरह का शारीरिक, लैंगिक या भावात्मक दुर्व्यवहार, अत्याचार एवं हिंसा को बाल दुर्व्यवहार माना जाता है। इसमें नंबर 1 पे क्या है कि शारीरिक दुर्व्यवहार का मतलब ऐसे किसी भी कार्य से है जो बच्चे को पीड़ा दे, चोट पहुंचाए या तकलीफ दे। नंबर 2 पे है बाल यौन। बाल यौन दुर्व्यवहार में वे सभी अपराध सम्मिलित है जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पोस्को अधिनियम में सम्मिलित किए गए हैं। 3 नंबर पे है भावात्मक दुर्व्यवहार में वे कार्य या चूक सम्मिलित है जिसके कारण बच्चे किसी भी तरह के तनाव, भावात्मक या मानसिक पीड़ा का शिकार बनता है। 4 नंबर पे है ऐसा किसी भी पूर्वग्रही व्यवहार जो बच्चे की जाति, लिंग, व्यवसाय, धर्म या क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। तो ये 4 अलग अलग तरह से बच्चों के जो दुर्व्यवहार किया जाता है उनके बारे में अपनों ने देखा। आगे देखते हैं बच्चों की सज़ा देने, उन्हें अनुशासित करने और उन्हें वयस्क के अधिकार में लाने का एक परंपरागत तरीका माना जाता है, किंतु शारीरिक हो या मानसिक बच्चों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा गलत है। ये बातें दीर्घावधि में बालकों की व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। ये गतिविधियां बालकों में शारीरिक और व्यवहारपरक नकारात्मक पैटर्न विकसित कर देती है। इसके प्रभावस्वरूप बच्चों में अनिद्रा, नैराश्य की भावना, खुद को बेकार समझना, क्रोधित होकर चिल्लाना, चिड़चिड़ापन बढ़ना, दोस्तों से अलग होना, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, पढ़ाई में कमजोरी, झगड़ालू व्यवहार, नफरत, विद्यालय या घर से भागना जैसी स्थितियां सामने आ सकती है। बच्चे की आत्म सुरक्षा की भावना खत्म हो सकती है। आगे कुछ देखते हैं बच्चों के कर्तव्य कि क्या क्या कर्तव्य हैं बच्चों के। अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। बच्चों से जिन कर्तव्यों की पालना की अपेक्षा की जाती है उनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। नंबर 1, बच्चों को अभिभावकों, शिक्षकों, कर्मचारियों और बाहरी लोगों का सम्मान करना चाहिए। बच्चों को अपने से संबंधित आवश्यक जानकारियां अभिभावकों और शिक्षकों को देनी चाहिए। 3 नंबर पे है दूसरे साथियों के साथ अपने ज्ञान को बांटना चाहिए। नंबर 4 पे है कभी भी दूसरों बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या शारीरिक चोट पहुंचाने का काम न करें, तनाव न दें, धमकाएं नहीं और छोटे नामों से पुकारे नहीं, अपमानित करने वाली भाषा का इस्तेमाल न करें। 5 नंबर पे अपनी निजी वस्तुएं हमें देने के लिए दूसरे बच्चों को बाध्य न करें। आगे पढ़ते हैं हमारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। बच्चों को चाहिए कि वे अपने आसपास की स्थितियों के प्रति सजग रहें ताकि कोई परेशानी हो तो पहले ही पता लग जाए। इसके लिए बच्चों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, ऐसी जगह मत जाओ जहां आपको असुरक्षा महसूस होती हो। जैसे ही कोई खतरा महसूस हो वहां से निकल जाओ। नंबर 2, किसी अजनबी के घर अकेले न जाएं। जब भी कहीं जाना हो तो वहां के संपर्क का माध्यम क्या है और किसके साथ जा रहे हो ये जानकारी अपने अभिभावक या संरक्षक को जरूर दे के जाएं। नंबर 3, अजनबियों से बात करते या कुछ लेते समय सतर्क रहो। कोई तुम्हें उपहार, खिलौने, पैसे, गाड़ी में लिफ्ट देने या घुमाने का लालच दे तो इसके बारे में अपने अभिभावकों, संरक्षकों या प्रशासन व कर्मचारियों को जरूर बताओ। नंबर 4 पे ज़्यादा लोगों के बीच में रहना अधिक सुरक्षित होता है, अतः समूह में खेलो और घूमो। नंबर 5, अचानक कोई धमकी या चेतावनी मिलती है तो ज़ोर से आवाज़ लगाओ और अपने साथियों को बुलाओ। नंबर 6, यदि किसी के व्यवहार से आपको परेशानी महसूस हो रही है तो इसके बारे में अपने अभिभावकों या विश्वसनीय लोगों को बताओ। यदि आप अकेले हैं और ख़तरा महसूस कर रहे हैं तो आप 1098 या 100 नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। सुने स्थानों के शौचालयों में अकेले न जाएं। इंटरनेट पर या अजनबी व्यक्तियों को अपना नाम, पता, उम्र, फ़ोटो आदि उजागर न करें। कोई आपके परिवार के बारे में आपात स्थिति बताए तो स्कूल द्वारा इसकी पुष्टि के बिना स्कूल न छोड़ें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो हमारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी के तहत आती है। तो ये प्रत्येक अभिभावक को ज़रूर अपने बच्चों को ये जानकारी
देनी चाहिए जिससे आपका बच्चा सुरक्षित रहे। अब आगे देखते हैं बाल संरक्षण हेतु तंत्र। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु बाल अधिकारिता विभाग कार्यरत है। विभाग का मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों एवं बच्चों के संरक्षण से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों, अधिनियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इस कार्य में निम्नलिखित संस्थाएं उसको सहयोग प्रदान करती है। कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इसको सहयोग देती है उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो 1 नंबर पे है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। यह आयोग बालिक बालिकाओं के अधिकारों के हनन के मामले की जांच और सुनवाई के साथ साथ बच्चों से जुड़े कानूनों, योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी, समीक्षा का कार्य करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसे पोस्को के नाम से जानते हैं, की निगरानी की जिम्मेदारी भी आयोग को दी गई है। तो कौन कौन से 2 कानून हैं जिनकी जिम्मेदारी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दी गई है? एक तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और एक पोस्को 2012। नंबर 2 पे है राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति। यह समिति राज्य में विभिन्न बाल संरक्षण कार्यक्रमों, कानूनों, नीतियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति की जिला शाखाओं के रूप में सभी जिलों में जिला बाल संरक्षक इकाई, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षक समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षक समिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों को सामुदायिक स्तर पर क्रियान्वयन एवं जागरूकता उत्पन्न करना है। 3 नंबर पे चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। राज्य की कठिनाइयों में घिरे पीड़ित, उपेक्षित, लावारिस तथा देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 20 जिलों में 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन पहुंच सेवा 1098 टोल फ्री टेलीफोन सेवा संचालित की जा रही है। वर्तमान में यह सेवा जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, झालावाड़, बाड़मेर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, सीकर जिले में संचालित है। तो ये बुक है वो थोड़ी सी पुरानी एडिशन की है, तो इसको आप थोड़ा अपडेट कर लें कि वर्तमान में ये कितने ज़िलों में है। तो इसका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि कितने ज़िलों में है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1098 किसके लिए, तो ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। आगे कुछ शब्दावली दी गई है उसको देखते हैं। शारीरिक मतलब शरीर से संबंधित, मानसिक मतलब मन की कल्पना से संबंधित, भावात्मक मतलब भावनाओं संबंधी या भाव में। अब अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनको आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें।